श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत है निर्मला जी। सभी लोग आपको सुनने के लिए इस सभागार में व्यग्र हैं और जितने इस सभागार में व्यग्र हैं उससे ज़्यादा बाहर के लोग सुनने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि आप देश का 5वां बजट पेश करने वाली हैं। सबकी नज़रें उस तरफ हैं, मगर मैं जानता हूँ इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं कि व्यग्रता रहनी चाहिए, मगर तथ्य जो अभी जितनी बात करनी है उतनी करेंगे। इन 5 जो पिछले बजट हैं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बजट कौन सा लगा? पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुझे आज आपके समक्ष और पंचजन्य के 75th ईयर सेलिब्रेशन के समय बात करने का अवसर मिल रही है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रश्न से जवाब इंटरेस्टिंग हो सकता है ऐसे अगर आप सोच रहे हैं। मैं तो एक बोरिंग रिप्लाई देने वाली हूँ। हर बजट चुनौतीपूर्ण है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि फलना बजट बहुत ही कठिन था, ये आसान है वगैरह। हर साल का बजट उनके अपने चुनौती के साथ ही आता है। आपने जिस तरह बताया चुनौती के साथ आता है, लेकिन देश में भी हर साल नई नई चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों को देखते हुए वो बजट भी बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, एनपीए की अगर बात करें तो पिछले 7-8 सालों में उसमें काफ़ी सुधार आया है, न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। ऐसा क्या था कि पिछली सरकारों में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा और ऐसा क्या किया गया है कि अब ये जो है ये सुधार की तरफ दिखाई दे रहे हैं? पिछली सरकार और इस सरकार को तुरंत एक विषय में हम अलग कर सकते हैं। मतलब एक बैंक का ट्रीट करने का तरीका वर्सेस हमारे सरकार के, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के बैंक के साथ उनके अपने रवैया। हिंदी में अच्छा बोलने के समय आता है, मगर उदाहरण ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इन प्रिंसिपल आइडियोलॉजिकली ऑल्सो फ़र्क है। बैंक को एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, देश का आर्थिक व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनको अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ चलाने के फ्रीडम देना चाहिए। ये है मोदी जी के अप्रोच। वेरस प्रीवियस गवर्नमेंट का अप्रोच ये था कि उसके द्वारा हमारे अपने पार्टी के कार्यकर्ता, भतीजा, भाई बहन, जीजा जी सबको कैसे उनसे जो लीगल नहीं है ऐसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसको पूरे के पूरे बेशर्मियत के साथ उपयोग करना। यही है बेसिक डिफरेंस। इसको हम अगर 2014 से कैसे सुधार ले आए इसके ऊपर हम देखें तो एक्चुअली एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में उस समय ही हमारे सरकार ने पहचाना कि 4 ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहले रिकग्नाइज करो बैंक में प्रॉब्लम है एनपीए का। वो भी बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हर एक अकाउंट में देखना पड़ता था कि कितना है, कितना बैलेंस है और कितना इसमें उनका पेपर्स का वेट क्या है, एनपीए है कि नहीं, और एमपीए है तो इसका एक्चुअली क्या असर पड़ेगा, पैसा वापस लेने का कगार में है कि नहीं, उनके पेपर अगर वर्थलेस है उससे कुछ आने वाले नहीं है, ऐसे असेसमेंट करना, रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। फिर उसको दूसरे आर रिसॉल्व द प्रॉब्लम, इसको कैसे सुलझाना,
इसके लिए तुरंत कार्रवाई होना, बैंक के स्तर पर डिसीजन लेना, अगर उसमें सीवीसी मतलब विजिलेंस से जुड़े हुए विषय है तो सीवीसी के साथ तालमेल रख के उसको सही कैसे सुधारना। सो रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, सेकंड रिसॉल्व करो, फिर बैंक को रिकैपिटलाइज करो, उससे पैसा मिला नहीं मिला, कितना घाटा हुआ, उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए बैंक को पैसा दो, सरकार से पैसा दो। ये सब करने के बाद में बैंक को रिफॉर्म करो, प्रोफेशनली रन करना है। ये तो जरूर है कि मोदी जी के सरकार में कोई किसी बैंक को फोन करके फलना को पैसा दो, उनके पास सिक्योरिटी हो कि नहीं हो, परवाने अब दे दो, ऐसे फोन कॉल नहीं जाता। सो रिफॉर्म करने के लिए सिर्फ वो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, पूरे बैंक का कैसे वो काम करते हैं उस प्रोसेस को तुरंत रिफॉर्म करो, और जहां पैसा वापस ले आना है, जो सर्विसिंग सही नहीं करता या उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो सब पीछे पड़कर उनसे पैसा मंगवाओ जो बैंक का पैसा है। ये रिफॉर्म के स्टेप भी हमने लिया, इसीलिए ये 4 R's बोलते हैं, recognize the problem, resolve the problem, recapitalize the bank, and then look at how to reform the bank so that वो प्रोफेशनली चलें। ये सब हुआ, उसके कारण आज पब्लिक सेक्टर बैंक का हेल्थ इतना अच्छा है, वो मार्केट में जाकर खड़े हो करके मैं फलना बैंक हूँ, मैं पैसा उठाना चाहता हूँ, ऐसे बोलने में उनके स्टैंडिंग अच्छा है, इसलिए पैसा लेंड करने का भी लोग तैयार है और अच्छे रेट में देने के लिए भी तैयार है। यही है इस सरकार के बहुत बड़ा कदम। फर्स्ट, बैंक को प्रोफेशनली चलने देना, और दूसरा, अब तक जो भी बाकी है वो सब धीरे धीरे पैसा वापस ले आना। यही है फर्क। आपने पहले कहा कि मैं ऐसा बोरिंग रिप्लाई देने वाली हूं कि शायद आपकी रुचि ना हो, मगर हम बोरिंग रिप्लाई लेने के आदी नहीं हैं। मैथमेटिक्स में लोगों ने सदियां लगाई पाई की वैल्यू निकालने में। ये देश है जहां पाई पाई का मोल उसे अच्छे से पता था, क्योंकि सारी कुंजी एक महिला के हाथ में दे रखी थी। तो इस देश की वित्त मंत्री के तौर पर फ्रीबीज की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये राजनीति की कौन सी दिशा है? इसने कितना उबाल पैदा किया है, उत्साह पैदा किया है, और कौन सी चिंताएं पैदा की हैं, ये हम जानना चाहेंगे। फ्रीबीज की चर्चा तो अभी बहुत तेजी से सब भाग ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इसमें एक दूसरे को फंसाने के लिए ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन सा आइटम फ्रीबी है, कौन सा नहीं है। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आप चुनाव के समय कोई वायदे दे देते हैं, उसको सरकार में आने के बाद, देखने के बाद आपके वित्त व्यवस्था कमज़ोर है कि अच्छा है, वो सचमुच देखने के बाद आपको लगता है कि ये जो मैंने वायदा दिया, मान लीजिए फ्री बिजली का या कुछ और फ्री देने का, ये आपके राज्य के वित्त व्यवस्था देखने के बाद आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सच्चाई तब आपके ऊपर ध्यान में आता है। और जब ध्यान में आता है, दे सकते हैं, मान लीजिए आपकी व्यवस्था ठीक है और वो फ्री भी दे सकते हैं, फिर एक्चुअली बजट में वो दिखाओ कि मान लीजिए किसानों के लिए फ्री बिजली देने का वायदा दिया और वो आप पूरे निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आंकड़ा निकाल करके इतना पैसा ज़रूरत पड़ेगा, तो वो बजट में दिखाओ, उसके लिए व्यवस्था करो, वो पैसा उसमें डाल रखो उस अकाउंट में, और साल के अंत में वो ठीक हिसाब किताब दे दो। तो वो फ्री भी नहीं हो सकता है।
मतलब आपके वायदा का पूरे के पूरे सपोर्ट बजट के द्वारा आप दे पाएंगे तो दे दो, वो भी एक हद तक, क्योंकि एसेट क्रिएट करने के लिए बजट को उपयोग करना है, ना कि रोजाना वाले खर्च के लिए। मगर फिर भी मान लो कि ये वायदा करना ही है और वायदा को निभाना भी है तो बजट में दिखाओ। अब तक हम उदाहरण देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में ये नहीं होता, वायदा दे दिया और बिजली भी दे दिया मगर पेमेंट मोदी जी आपका है। वोट तो आपने कमाया, वायदा तो आपने दिया, मगर जब बर्डन आता है पेमेंट करने के लिए कोई और के ऊपर इशारा करते हुए हमारे खर्च नहीं है आप देख लो कैसे भी, या तो वो बकाया अक्यूमुलेट होते जाता है, पता नहीं कौन उसको कब पेमेंट करेंगे। पावर सेक्टर में आज यही दिक्कत हो रही है। बहुत सारे डिस्कॉम्स जो स्टेट लेवल पर रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका पैसा कोई पेमेंट करते नहीं है और उसके नतीजा डिस्कॉम जनरेटिंग कंपनीज को नहीं देते हैं और जनरेटिंग कंपनीज जनरेट करते रहे, उत्पादन करते रहे और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बेचते रहे, मगर उनको पेमेंट कौन करेगा? ऐसे बकाया इधर भी डिस्कॉम लेवल पर, जेनकॉम लेवल पर पूरे के पूरे अक्यूमुलेट होते आ रहे हैं, जिसके कारण जो मुफ्त में बिजली बंटवारा हो रही है उसका कोई जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं। यही है सरदर्द। अगर आपके स्टेट में इतना आपका रेवेन्यू है और आपने वायदा दिया उसको फुलफिल कर रहे हैं, प्लीज पेमेंट करो। ये कोर मुद्दा यही है। कोर मुद्दा फ्री भी कौन है, कौन सा चीज है फ्री भी, कौन सा नहीं है, इसके ऊपर हम टाइम उलझने में फायदा नहीं है। चर्चा क्या, कौन पे करेगा? अगर वायदा आपका है आप पे करो भाई, ये विषय। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्या? इस फ्री बी वाली जो पॉलिटिक्स होती है, जनता उसके झांसे में भी आ जाती है। क्या इसको किसी तरह रोका भी जा सकता है या किस तरह से इसको जनता के बीच में भी समझाया जा सकता है? क्योंकि हर कोई इकोनॉमिक्स उतने अच्छे से नहीं समझता जैसे आपने समझाया। आम जनता को ये चीजें कैसे समझ में आएंगी? मैं कह सकती हूँ समझाना चाहिए, मगर इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि आजकल कहीं कहीं ऐसे भी बात निकल कर आता है, अगर ये फ्री में देता है आपका क्या है जी, आप क्यों इसको रोक रही हो? ऐसे पलटकर लोग प्रश्न भी पूछते हैं। इसीलिए हम इसका थोड़ा होमवर्क करके, मान लीजिए एक प्रांत में ये विषय है तो हम उसका पूरे अकाउंट निकाल करके बोलना चाहिए, भाई साहब ये पार्टी बोल रही है आपको कि मुफ्त में फलना चीज देंगे, मगर कहाँ है पैसा इसके लिए? पूरे विवरण असेंबली में से निकाल करके दिखाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये वायदा दे रहे हैं मगर ये निभाने में उनको बहुत दिक्कत आएगा। ये बहुत समझाने में मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, एक और बात है जिसे समझाने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कोविड के समय सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो राजस्व से आया है उसे खर्च करने पर ज़्यादा जोर दे रही थी। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा जोर दे रही है सरकार। तो ये अंतर क्यों है और इसको कैसे समझें हम? अब दोबारा पूछिए कि जिस समय कोविड था उस समय पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रही थी अपने खजाने से, अभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा जोर दे रही है। तब भी कैपिटल के ऊपर तब भी था, हाँ। मगर जो खर्च उस समय उठाना था, जैसे कि वैक्सीन के ऊपर अब पैसा देना है तो देना ही है, वो बजट में हमने प्रावधान दिए बाद में और उसका खर्च। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां खर्च करना है। थैंक यू। इसमें कोई चेंज नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना करना है, फोकस में क्या है? फोकस में जैसे एक बात है कि पहले जैसे चैरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए, इसके लिए करते थे, अब आप लोग इंफ्रा पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। चैरिटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो खर्च उठाना है वो अभी भी उठा रहे हैं, तब भी उठाए, उससे पहले भी उठाए।
उसमें कोई कटौती नहीं है, क्योंकि अगर उससे कोई ऐसे गरीब वर्ग के लिए कुछ करना है तो वो तो ज़रूर करेंगे, करते रहेंगे। मगर फर्क अब से 2020 से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप बोल रहे हैं, उसको लगातार हम इंक्रीज करते आ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। 35% एक ही साल में बढ़ा दिया, अगले साल भी ऐसे ही 35% करीब करीब 5,54,000 करोड़ जो था, अगले साल 7,50,000 करोड़, अभी जो चल रही है 7,50,000 करोड़ इंक्रीज किए हमने। क्योंकि इसमें इकोनॉमिस्ट सब अग्री करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको फायदा 1 रुपया खर्च करने में सिर्फ 45 पैसा का उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। मगर जब 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी 3 रुपये 45 पैसा तक आपका उसका बेनिफिट मिलेगा। सो शॉर्ट टर्म में मिलेगा, लॉन्ग टर्म में भी मिलेगा। मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा अगर खर्च करेंगे वो शॉर्ट टर्म ही बेनिफिट मिलेगा, मगर उससे ज़्यादा नहीं। एक आंकड़ा था 2013 का बेसिस में, उसमें 95 पैसा मिलेगा हर 1 रुपया के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा, ऐसे था। मगर लेटेस्ट आरबीआई का 2019 वाला फिगर से ये निकल कर आ रही है कि 45 पैसा से ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा रेवेन्यू खर्च में। इसीलिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के रास्ते पर चलते हुए 7.5 लाख करोड़ का खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये तो समझा दिया कि किस तरह से खर्च किया, लेकिन एक कुछ अलग मुद्दे भी हैं जिन पे आपको हमने देखा है पिछले दिनों बोलते हुए। देश में काफ़ी ड्रग्स पकड़ी जा रही है पिछले कई महीनों में, पिछले 1-2 सालों में ख़ास तौर से हम देख रहे हैं। डीआरआई के एक कार्यक्रम में आपने ये कहा था कि अगर ड्रग्स पे लगाम लगानी है तो बड़ी मछलियों को पकड़ो। तो ये बड़ी मछलियाँ कौन है? मुझे रेडी लिस्ट हाथ में नहीं है, मगर हर एक एजेंसी को मालूम है कि ज़्यादातर मालूम है, कई बार वो कोशिश में है कि लास्ट पर्सन जो फंड करता है उन तक पहुँचे। मगर इतना सीधा रास्ता भी नहीं है, वो बहुत ही गोलमोल रास्ता है। पकड़ने में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। मगर यही है विषय कि कोई इसमें सेकंड ओपिनियन होने का संभावना नहीं है कि छोटे स्तर पर छोटे छोटे पैकेट के साथ बिक्री करने वाले छोटे लोग को पकड़ना आसान है, मगर उनसे इंफॉर्मेशन निकाल करके उनके पीछे कौन कौन है उन तक पहुंचना ही इस होल सिस्टम को रोकने में हमें सफलता देगी। पर ये कई हम जब से देख रहे हैं काफ़ी एक्टिवली काम किया है ना, जिस तरह से ड्रग्स को पकड़ने में चेन पूरा बताया गया, मीडिया में काफ़ी हाईलाइट किया गया। यूजुअली इस तरह की खबरें पहले होती थी तो शायद पता नहीं लगती थी। उसके बाद भी आप देखेंगे पैडलर से एक आप सप्लायर तक पहुंच जाते हैं। उम्मीदें हमेशा यही लगी रहती कि जो आप कह रही हैं बड़ी मछली, पूरा देश अभी तक यही जानना चाहता है आखिर वो बड़ी मछली है कौन। सिर्फ कयास लगा लेते हैं लोग कि सबके अपने अपने हिसाब से बड़ी मछलियाँ हैं, लेकिन उस तक पहुंचना इतना चैलेंजिंग क्यों हो जाता है? और ये देश के लिए काफ़ी गंभीर समस्या है। अगर आप पंजाब में देखें जो हाल हो रहा है ना, बॉम्बे में अगर आप देखेंगे जो इंडस्ट्री के अंदर है, ग्लैमरस जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ की खबरें सबसे ज़्यादा आती हैं, तो ये देश के युवाओं के लिए खतरा। और हमारा तो भारत देश युवाओं का ही देश है, तो ऐसे में बड़ी मछलियों पे लगाम कसने में इतनी परेशानी क्यों होती? क्या किस तरह का दबाव या किस तरह के षड्यंत्र होते हैं वो समझ नहीं आता। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है, क्योंकि उनका व्यवस्था ऐसे इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इसीलिए उसको हर बार ढूंढना, आप ढूंढकर एक आदमी को पकड़ने में वो पूरे उनके स्ट्रैटेजी भी बदल जाते हैं, इसीलिए वो कठिन होता है। एक और ऐसा ही, जैसे आपने कहा कि ये सीधा नहीं है, एक नज़रिए में भी बड़ा परिवर्तन है कि 2013 से पहले दुनिया जो विश्व व्यवस्था में, विश्व की
व्यवस्था थी, उसमें भारत को काउंट करते थे, उसकी गिनती करते थे फ्रजाइल 5 में, और अब वो उसका शाइनिंग स्टार है, चमकता हुआ सितारा दिखता है। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत उम्मीदें दिखती हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ, इसका कारण क्या है? हाँ, 2013 में भारत फ्रजाइल 5 में एक देश, वो 5 कौन सा ऐसा देश है उस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में हुआ, उसके चलते हुए बहुत इकोनॉमी में डैमेज जिनको मिला, उन देशों के साथ हम भी एक देश बन गया। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राज़ील। सो इन 5 देश में हम भी एक है, ये 4 देश के साथ हम भी जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था और हमारे जीडीपी के ऊपर भी इतना असर हो गया, और करप्शन, रैम्पंट करप्शन के वजह से जो पूंजी लेकर आए थे देश में वो भी वापस चलने लगे। हमारे इंडस्ट्री लीडर्स भी अभी कोई उम्मीद बचा नहीं है, इसीलिए इधर रहने से बेहतर है बाहर जाना, ऐसे करके छोड़कर बहुत सारे निकल चुके थे उस समय। सो आर्थिक व्यवस्था में कोई रिफॉर्म या सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस का कोई प्रयत्न नहीं था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एकदम घट करके अमाउंट इतना नाजुक परिस्थिति में आ गया था। ऑब्वियसली आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो बोलते हैं वो सभी इंडिकेटर में भारत वीक होगा, इसलिए वो फ्रजाइल 5। मगर उसके बाद जब 2014 में हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बना, एक एक करके उन सब को सही करने में फर्स्ट 2 इयर्स में बहुत प्रयत्न हुआ। बैंकों का कहानी तो मैंने आपके सामने रखी। फिर हमारे एफडीआई पॉलिसी को बदला, जिससे लोग तुरंत वापस आने में और इन्वेस्ट करने में बहुत ही स्पीडी रिस्पांस मिला है। जीएसटी हमने ले आया, आईबीसी कोड ले आए, जिससे बिजनेसेस का उनके अपने लीगल लिटिगेशन और लिक्विडेशन का प्रोसेस भी आसान से कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे कदम उठाने के कारण फ्रजाइल 5 से हम उबर कर बाहर आकर के आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतना कंफर्टेबल परिस्थिति में है। रुपये का फ्लक्चुएशन डॉलर के साथ होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे रिजर्व अच्छा है, हमारे इकोनॉमी के ऊपर रिस्पेक्ट है, लोग मानते हैं स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसीज में भी ऊपर नीचे नहीं है, इसीलिए स्टेबल गवर्नमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है। डॉलर के छोड़ करके बाकी सभी करेंसियों के सामने देखते हुए भारत के रुपये अच्छा स्ट्रांग रह रही है। सिर्फ डॉलर, यूएस डॉलर के खिलाफ ही फ्लक्चुएशन है। बैंकों को हालत अच्छा हुआ है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को लगता है भारत अच्छा स्ट्रांग परिस्थिति में है। और हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ का इंडिकेटर्स भी, वर्ल्ड बैंक पूरा दुनिया का अमाउंट ग्रोथ नंबर को कम करने के समय हमारा भी कम किया, कम करने के बाद भी हम ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस साल का और आने वाले साल का भी, यही है डिफरेंस। आपने जिस तरह से बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है, अगर आज हम भारत की तस्वीर है, आप हमारे पड़ोसी देशों को देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो या नेपाल में भी जो भी है, तो परिस्थितियों को देखते हुए भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था को अगर और मजबूत बनाना है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मजबूती देते हैं वो होते हैं युवा, जो कि उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पे देखे जाते हैं। अच्छा, वो मैं आपको आगे पूछूंगी इस प्रश्न को, लेकिन एक चीज़ मेरे को याद आई, आपका एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें आप एक कोटा में जहाँ गई थी और आप जो सरप्राइज्ड हुई थी जब आप स्टूडेंट से पूछ रही थी कौन किस स्टेट से, पहले तो बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वो आपका जो बिहार का, उस पर आप इतने हैरान क्यों हुई थी, पहले वो बताइए, फिर मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछती हूँ। इसलिए कि हॉल तो पूरा भरा हुआ था,
उसमें एक एक प्रश्न पूछने में एक ग्रुप इधर हाथ उठाए, दूसरा ऐसे, मगर बिहार का नंबर पूरे हॉल भर करके हाईएस्ट नंबर निकला। और मुझे वो आश्चर्य लगा क्योंकि दूर दराज बिहार से आकर के कोटा में प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, इसलिए मुझे और संख्या काफी ज्यादा लगी। संख्या बिहार का फर्स्ट और यूपी का सेकंड। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि उसमें एक बच्ची को आपने काफी मोटिवेट किया था, छात्रा थी, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको मोटिवेटर के तौर पे भी देखने लगे हैं छात्र उसके बाद। लेकिन देश में युवाओं को भी, जो छात्र जो हैं जब आगे चलते हैं तो रोजगार ढूंढते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या को भी काफी तेजी से लोग उठाते हैं, चाहे विपक्ष हो, इवन आम जनता भी। ये भी सच है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सबको सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप, अभी अनुराग ठाकुर जी भी थे जो आपके साथ वित्त राज्य मंत्री रहे, उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो चुनौतियां थी 3 महीने के अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, जो कि रोजगार बनाएंगे भी और रोजगार देंगे भी। इस तरफ सरकार का क्या रुख है? क्योंकि देखिए जब युवा जाता है रोजगार ढूंढने के लिए, और अगर वो इस तरह का रिस्की कोई जोखिम वाला काम करता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसको भरोसा चाहिए होता है। सरकारी नौकरी इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि भरोसा चाहिए, एक सिक्योरिटी होती है। तो वो भरोसा आपने देखा, जैसे छात्राओं को आपने मोटिवेट किया था वहाँ पर, उन युवाओं को जो रोजगार की तलाश में है, अगर वो इस तरफ जाते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, तो किस तरह का सरकार की तरफ से प्रोत्साहन है? रोजगार के लिए सरकार का प्रोत्साहन क्या है, फोकस क्या है? इसमें बहुत हिस्से हैं। स्टार्टअप के लिए तो आपको मालूम है, जो खुद आकर के एक इनोवेटिव आइडिया के साथ काम करना चाहते हैं, मगर वो आइडिया तक ही वो सीमित है। आइडिया को, इनोवेटिव आइडिया को बिल्डअप करना, उसको मैच्योर करना, और उसके बाद उनका उससे कुछ ताल्लुक नहीं है, उसको पेटेंट ले लो और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का या वो उसको स्केल अप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास वो क्षमता नहीं होता। वो आइडिया को सेल करने के लिए, कोई कमर्शियली उसको उठाने के लिए, मैं इतना इसमें विस्तार से इसीलिए बोल रही हूँ, आइडिया जब तक उसके ऊपर काम होना है, उसमें भी सरकार मदद देती है फंडिंग के द्वारा, और उसमें सीड कैपिटल कोई ले आए या प्राइवेट इन्वेस्टर भी आए, मगर सरकार का सिडबी के द्वारा, मदर ऑफ फंड्स एक है, उसके द्वारा हेल्प मिलता है। ये आइडिया मैच्योर होने के बाद वो टेस्ट करने का समय भी उनका असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिलता है, फिर वो स्केल अप होना। सो स्टार्टअप के सपोर्ट में जहाँ एक व्यक्ति उनके आइडिया या एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति उनके आइडिया के लिए व्यवस्था पूरे इंटैक्ट है, उसमें ये स्टार्टअप का टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है, टैक्स स्टार्टअप को फंडिंग करने वाले इन्वेस्टर का भी टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। इसके अलावा एमएसएमई जो छोटा एक उनका अपने कारोबार चलाते हैं, उनको भी इंटरेस्ट में सब्सिडी देते हैं सरकार के द्वारा। और जब कोविड के समय पर उनको बहुत ही दिक्कत आए, बिना एडिशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा फेवरेबल वो इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने दिए, जिसका बहुत ही आजकल बहुत इंडिपेंडेंट राइटर्स भी उसके सफलता के ऊपर लिखते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक स्टडी था, उसके द्वारा हम मालूम होता है कि एमएसएमई कोविड के तरफ समय पर और उसके बाद में भी उनका अगर बिजनेस बंद नहीं हुआ और उनके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को नहीं हटाया जॉब से, ये सब का कारण वो इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी स्कीम जो भारत सरकार ने चलाया। ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके द्वारा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले व्यक्ति, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हैं। आपने जवाब दिया, बहुत तकनीकी पक्ष भी थे। मैं फिर सीधी सी बात करता हूँ। एक बात कही जाती है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। भारत से लंबे समय तक एक सप्लाई चेन थी, जो उनका पीडीएस सिस्टम जैसा भी है, यहाँ से जाता था।
तो बहुत सारे दानों पे लिखा हुआ नाम आपने मिटा क्यों दिया इस सरकार ने? इस समय इसका इतना विवरण देना उचित है कि नहीं मालूम नहीं है, मगर हाँ, क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत को MFN स्टेटस नहीं दिया, ये भी हम रिकग्नाइज करना। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो आम तौर पर हर देश दूसरा को देते हैं, हमें कभी भी MFN स्टेटस पाकिस्तान में नहीं दिया गया। और इससे पहले कितने भी कोशिश हुए कि फेयर ट्रेड हो, संबंध बरकरार रहे, उसका भी उससे पाकिस्तान से फेवरेबल रिस्पांस नहीं आए। मगर जब भारत में पुलवामा में इतने बेरहम अटैक होने के बाद हम भी धीरे धीरे हमारे ट्रेड रिलेशनशिप को इतना ओपन नहीं रखा, वही है उसके पीछे तत्व। एक चीज़ मैं आपसे आज बोलूँ कि पाकिस्तान की हालत हमने देख ली क्या है। रोटी के लिए मोहताज है, सड़कों पे हम देख रहे हैं, श्रीलंका में भी हमने हालात देखे थे। उसके बावजूद भी कई विदेशी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो इन सबको पीछे छोड़ते हैं और भारत की जो छवि है वो बहुत नेगेटिव दिखाती हैं। हंगर इंडेक्स में रोटी के लिए वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे है। इसी तरह गरीबी, बेरोजगारी, इसके जो ये जो विदेशी संस्थाएं जो एक वो निकालती हैं, सर्वे निकालती हैं, और फिर उससे भारत को पूरे वैश्विक तौर पे बदनाम किया जाता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सच्चाई सब देख रहे हैं कि रोटी के लिए कौन तड़प रहा है और भारत की स्थिति क्या है, उसके बावजूद वैसी बातें करते हैं। इसमें थोड़ा मैं विस्तार से बोलना चाहती हूँ। जो ये सब इंडेक्स बनाने वाले संस्था, उन देशों में उनके सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा या कुछ सपोर्ट मिलेगा, मगर सरकारी नहीं है। ये सरकार के द्वारा उनका पैसा मिल सकते हैं मगर सरकारी नहीं है। मगर क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे वर्ग है, वो उनके इंडिसेस को उपयोग करते हुए हमारे ही सरकार को पीटना चाहते हैं, उनके लिए वो अस्त्र बन करके उपयोग में आता है। और हम भी आजकल वो कैसे गलत इंडेक्स तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर बार बार बहुत सारे लोग लिखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली मुझे मालूम है संजीव सन्याल जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप में है, वो पिछले 1-1.5 साल से इसका पूरे विवरण निकालते हुए लिख रहे हैं, उसको विमर्श करते हुए लिखते हैं। ही राइट्स क्रिटिकली अबाउट देम। और हम भी एक उदाहरण में एक्चुअली बोलना चाहती हूँ कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर USA में एक बॉडी है, वो हर साल फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत में कम होते जा रही है, ऐसे वो भी लिखते हैं। मगर क्योंकि उनके नाम में यूनाइटेड स्टेट्स रिलीजियस फ्रीडम कुछ ऐसे नाम के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादातर भारत में लोग उसको मिस्टेक करते हैं कि ये सरकारी US सरकारी संस्था है। वैसे एक NGO है, वो NGO है। भारत में अगर एक NGO दूसरे कंट्री के खिलाफ, आपके देश में देखो कितना गन का वायलेंस होते हैं, बच्चे स्कूल में जा कर के मरते हैं, बच्चे उनके टीचर को मराते हैं, ऐसे कुछ इधर से एक NGO अगर बोलते हैं, उसका ट्रैक्शन कितना विदेश में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मगर हम ट्रैक्शन देते हैं इस देश में उन NGOs के रिपोर्ट के ऊपर, और जब ट्रैक्शन इधर मिलता है हमारे सरकार के खिलाफ ही बात होती है, डेटा जो गलत है हम भी उसको सही सटीक जवाब के साथ बोलना चाहिए कि आप क्या कहाँ से आ रहे हो भैया, कहाँ बोलो, डेटा निकालो, ग्राउंड में कितने आपके रिसर्चर्स है, जाकर के कितने ग्राउंड रियलिटीज को टेस्ट किए, कोई नहीं होंगे। इधर उनके अपने दोस्त के साथ कुछ संपर्क रख के आइडियोलॉजिकली उनके साथ तालमेल है, ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप कुछ रिपोर्ट लिख लो, और वो व्यक्ति दिल्ली में, मुंबई में आराम से उनके घर में बैठ करके लिखने वाली रिपोर्ट ही उनका
इनपुट बन जाता है। इसलिए हम भी थोड़ा इन सभी विषयों में इतना ये नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसे बोल दिया, अरे बोलने वाले कौन भैया, मगर उसको सही समय पर सटीक जवाब हम भी देना चाहिए कि आप प्रूव योर मेथड, आपके मेथडोलॉजी निकालो, बोलो हमारे लिए आपके मेथडोलॉजी कहाँ, कितने लोग से बात करने के बाद निकला, कुछ भी नहीं है। ये सेकेंडरी इंप्रेशंस के ऊपर इंडेक्स बना देते हैं। पर ये प्रोपोगेंडा जिनको सूट करता है वो इसको स्प्रेड करते हैं, उपयोग करते हैं। आप एक इंटरनेशनल एंटी इंडिया नैरेटिव जो चलता है, आप बता रही हैं कि उसके टेकर्स बैठे हुए हैं। आप जेएनयू से ही पढ़ी हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी। और आप ऐसी बात कर रही हैं। आपको लगता है कि उन लोगों के कुछ स्लीपर सेल के जैसे लोग यहाँ पर हैं मीडिया में, प्रोपेगेंडा करने वाले, एकेडमिक्स में, आपको लगता है? हाँ, शायद हो सकता है, उनके पेरोल में भी हो सकते हैं। भारत में लोग उनके पेरोल में हैं जो शायद उसके काम करते हैं। इसी तरह हमने ये देखा था कि ये जो प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे हैं, इसका शिकार एक बहुत अच्छी योजना भी हुई है। मैं बात कर रही हूँ किसान बिल की। किसान बिल को लेके हमने देखा है आपकी सरकार हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए, और इसीलिए वो किसान बिल भी लाए गए थे। लेकिन जिस तरह से ये गैंग अराजक मंडली जो थी, उन्होंने जो माहौल देश भर में बनाया, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी को वो बिल वापस लेने पड़े, जिसका सीधा असर क्या किसानों की आय पे आपको लगता है कि पड़ता है, और दूरगामी इसके जो नतीजे निकलेंगे वो किसानों के हित में नहीं होंगे। इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। किसान के लिए जो भी करना है प्रधानमंत्री जी उसमें अड़े रहे हैं, वो काम चलते रहेगा, उसमें कोई पीछे नहीं होने का संभावना है, क्योंकि आय दुगुनी होना है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा। एक्चुअली डबलिंग का काम अच्छा रफ्तार में चल रही है, उसमें कोई ये नहीं। मगर वो कानून के विषय जब आया, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने उस समय सही बोले कि शायद हम कुछ वर्गों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसमें यही बात है कि आप पिछले 25 वर्षों में कितनी कमिटियां बैठे नहीं है, कितनी सरकार इसके ऊपर चर्चा नहीं की है, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के इसके फेवर में कितने काम नहीं किए, सुझाव नहीं दिए। इसीलिए उस कानून में कमी है ऐसे मानने को कोई तैयार नहीं है, मगर उसके ऊपर आर्टिकुलेशन, उसके ऊपर जो जिनके मन में कुछ शंकाएं हैं उनको कन्विंस करने का प्रयत्न, शायद यही मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री जी का इंडिकेशन था कि शायद हम कन्विंस कर नहीं पाए। ठीक है, एक हम साक्षात्कार के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस सरकार का खर्च करने का जो स्तर है, स्केल है, वो देख के इकोनॉमिस्ट भी हैरान है। इस देश में इतनी बड़ी विकास परियोजनाएं, डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, शिप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या बंदरगाहों के निर्माण की, पोर्ट डेवलपमेंट की बात हो, फिर रेलवे का जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास की बात हो, इतना सारा पैसा आप जुटाते कैसे हैं और उसका कैसा दबाव आप महसूस करते हैं? आजकल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का फंडिंग का टेक्निक भी बहुत ऑप्शंस के साथ आती है, जहां प्राइवेट में मतलब मार्केट में जाकर लोन उठाते हो, या बजट के द्वारा प्रोविजनिंग होता है, या जब एक टोल का रास्ता तैयार है उसको मोनेटाइज करने का मेथड है। जैसे हम एसेट मोनेटाइजेशन ले आया, जिसमें बहुत सारे वैसे आइडल रिसोर्सेस, मतलब उससे कुछ काम नहीं है, उससे कुछ होना नहीं है, उससे कमाने का रास्ता नहीं है, वो वैसे के वैसे है, उसको भी उठा करके सेल नहीं करते हुए, उसको बिकते नहीं, वी आर नॉट सेलिंग इट, मगर उसको उसके नाम पर और पैसा ले आने के लिए लीज में देने का, ओनरशिप आपके यहाँ रहेगा मगर उसको लीज में दो, उसमें कुछ एसेट बनेंगे, उससे हमें कुछ रेंटल मिलेगा, लीज
मिलेगा, ऐसे करने का व्यवस्था बहुत सारे हमने ले आए। सो फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत सारे रास्ता निकाला, जिससे हम इतने बड़ा स्तर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने में शायद सफल है। अब जैसे कि अभी हितेश जी ने भी कहा कि बजट आप पेश करने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर आपकी अभी लिमिटेशंस हैं, उसमें बात नहीं कर सकते, लेकिन कन्वे कर सकते हैं कि इस समय भारत के मध्यम वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं आपके बजट से। नहीं, मैं इसे अलग तरीके से बोलता हूँ। इस सदन में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और मेरे फ़ोन में बार बार मैसेज आ रहे हैं कि पीपीएफ की लिमिट, एटीसी, इसके बारे में मैं इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछूंगा, आपकी क्या राय है? मैं आने वाले बजट के ऊपर तो कोई कुछ बोल नहीं सकती हूँ, और मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, इसीलिए थोड़ा लिबर्टी लेकर के बोलना चाहती हूँ। लिबर्टी जरूर लेना आवश्यक है। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास, सो आई नो। बट एक विषय में सरकार के अब तक के काम के ऊपर भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है अब तक। आप शुरुआत में बोले 4 बजट, अभी 5वीं बजट। मैं हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से पूछ रही हूँ, क्या नया कुछ टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर डाला है क्या? प्लीज मुझे बोलिए। शुरू उससे। सेकंड, 5 लाख तक का टोटली टैक्स नहीं है सैलरी। 5 लाख सैलरी तक टैक्स नहीं है। सेकंड। थर्ड, एक्चुअली सोचिए इस देश में कितने शहर में मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास में इसीलिए बोल रही हूं कि मोबिलिटी में ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिपेंड करने वाले मिडिल क्लास है। कितने शहर पे मेट्रो ले आए? 27। क्या वो मिडिल क्लास के लिए उपयोग नहीं है मेट्रो? फोर्थ, मिडिल क्लास ज्यादातर गांव से शिफ्ट होकर के आज शहरों में उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे दिए। ये क्या मिडिल क्लास के लिए, उनके लिविंग इजी होने के लिए नहीं है क्या कदम? मैं हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति का पॉकेट में पैसा नहीं डाला, ठीक है, मगर ये फैसिलिटी दो सिटी 100 स्मार्ट सिटीज के साथ आती है। उदाहरण में परसों इंदौर में थी। इतना सुंदर रखते हैं उनके शहर, इसीलिए तो कंट्रीज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी। उधर रहने वाले मिडिल क्लास को फायदा नहीं है क्या? ऐसे ही 27 मेट्रोस, 100 स्मार्ट सिटीज। ड्रिंकिंग वाटर घर तक पहुंचना, मोर देन, इफ आई नो राइट, 111 लाख के घर तक पहुंचा है। वो मिडिल क्लास आप नहीं है, मैं नहीं हूं क्या? वो मिडिल क्लास नहीं है क्या? उनको भी चल रही है काम। पानी तक उनके यहां पहुंचा है अब तक जो नहीं था। वो मिडिल क्लास नहीं है क्या? वो भी, उनको भी चल रही है पैसा। सो ऐसे मैं लिस्ट कर सकती हूं, मगर बात यही है कि हाँ, और कर सकते हैं, जरूर मिडिल क्लास के लिए और कर सकते हैं। इस देश में मिडिल क्लास की संख्या, यस, इट्स बिकमिंग बिग। सो मिडिल क्लास मैसेजेस के द्वारा, आपके द्वारा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं जरूर सुन रही हूं, और मैं आई क्वाइट रिकग्नाइज द प्रॉब्लम ऑल्सो। ये जवाब मैं इसीलिए नहीं दे रही हूं कि इतना कर दिया बस हो गया, वो नहीं बोल रही। मैं कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे भी। धन्यवाद निर्मला जी। और मुझे याद है जब पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आप बोलती थी और 3 बजे के आसपास खूब वन लाइनर्स देती थी,
मुझे पिछला साक्षात्कार भी याद है जब रक्षा मंत्री के तौर पर आपने एक सुरक्षा कवच जैसे अपने आसपास बना लिया, और जो बिल्कुल अलग था प्रवक्ता की भूमिका से रक्षा मंत्री के तौर पर देखना। और आज हमने उन वित्त मंत्री का साक्षात्कार किया जो बहुत तोल मोल के बोलती हैं, और उसके साथ बजट से पहले तो बहुत ही तोल मोल के बोल रही हैं, मगर फिर भी पांचजन्य के इस मंच पर आपने बहुत खुल के इस देश के मध्यम वर्ग को आश्वस्त किया है कि आप बहुत सह रहे हो, हम आपके ऊपर और जोर डालने वाले नहीं हैं। आपने ऐसा बोला कि कोई आपका ये रिएक्शन वायरल हो जाएगा। चलिए, आपने अपने अति व्यस्त समय में से ये समय निकाला, बहुत खुलकर प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। मैं अनुराग जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। थैंक यू। कई सवाल तो मेरे पास भी आ गए थे कि पूछ लो कि क्या कुछ खरीदें या रुक जाएं। निर्मला जी कुछ अगर बात बता सकें तो।